मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा जैसा आप लोग देख पा रहे हैं कि आज हम लोग लिख रहे हैं रिवीजन इन वन शूट, है ना। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे आपके ऐसे की और एप्लीकेशंस की, है ना, यानी लेटर्स वगैरह जो है एप्लीकेशन लेटर उनके बारे में। ठीक है, तो ये वन शूट रिवीजन रहेगा 9th क्लास के लिए, क्लास 9th का है। जो उनके सिलेबस में आपके लेटर या एप्लीकेशंस आए हैं वो, और जो भी आपके ऐसे या पैराग्राफ आपके एप्लीकेशन सिलेबस में पूछे गए हैं उन्हीं के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एक एक चीज़ को समझेंगे, जानेंगे किस तरह से लिखना है, किस तरह से अटैम्प्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और शुरू करने से पहले वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इसको देख सकें। चलिए तो शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं। सबसे पहले एसेस को पढ़ लेते हैं जो आपके पैराग्राफ दिए गए हैं, है ना। तो मजमून को पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपसे ना एक क्वेश्चन करा गया है हमारे कौमी त्यौहार। तो आपका ना इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है कि अपने किसी कौमी त्यौहार पर लिखिए, या आपसे पूछा जा सकता है कि भाई यौम आज़ादी पे बताइए। तो आपको पता है यौम आज़ादी किसे कहा जाता है, 15 अगस्त को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपके सामने 15 अगस्त का ये ऐसे भेज दिया है, ये आप लोग देख सकते हैं। बाकी डिटेल में मैंने पढ़ाया है, वो अपलोड है, अगर आप वहाँ से देखना चाहें तो देख सकते हैं। कौमी त्यौहार में दूसरा कौमी त्यौहार जो होता है वो यौम जमहूरिया होता है। यही दो आपसे जर्नली पूछे जाते हैं। तीसरा वाला यानी गांधी जयंती जो है वो आपसे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों आप लोग एक एक नज़र में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बाकी अभी मैं थोड़ा सा इसे डिस्कस कर लूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से हम ऐसे को लिख सकते हैं, क्योंकि इतने ढेर सारे टॉपिक्स आपको दिए गए हैं, आप किनको किनको पढ़ेंगे और किनको किनको याद करेंगे, है ना। इसके अलावा देखिए मज़हबी त्यौहार है, तो मज़हबी त्यौहार में ईद उल फित्र मज़हबी त्यौहार किन्हें कहा जाता है, जो किसी मज़हब से रिलेटेड हो, है ना, जिसे किसी एक पर्टिकुलर मज़हब के लोग मनाते हों। तो देखिए ईद उल फित्र हो गया, आपको पता है कि भाई मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार है। ठीक है, इसके बाद ये आप इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने क्या बता दिया, दिवाली बता दिया। भाई ये भी आपका मजहबी त्यौहार है, ये एक हिंदुओं का सबसे पाकीज़ा और सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है दिवाली, जिसे वो लोग दीपावली भी कहते हैं, है ना। इसके पीछे अपनी जो भी कहानी है, जो भी आस्था है, वो सारी यहाँ लिखी हुई है, आप वो देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट होली आने वाली है, बल्कि आपके पेपर से पहले ही होली है, कल होली है हम कह सकते हैं, है ना, 8 तारीख की। तो यहाँ पे देखिए आपका ये होली के ऊपर है, ये पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, इसके बाद देखिए आपसे कहा गया है भाई मेरे पसंदीदा शख्सियत पे बताइए। तो देखिए पसंदीदा शख्सियत या पसंदीदा शख्स कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपके लिए एक आइडल का काम करे, है ना। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई बड़ा शायर या अदीब हो सकता है, कोई पॉलिटिकल लीडर हो सकता है। तो इसमें मैंने अल्लामा इकबाल के बारे में आपको शेयर कर दिया है, ये भी आप लिख सकते हैं। पसंदीदा शख्सियत, मेरा पसंदीदा शायर या जो भी है आपका अदीब में आप प्रेमचंद के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आपसे कहा जाए तो आप महात्मा गांधी जी के बारे में भी लिख सकते हैं, अजीम शख्सियत में। ठीक है, तो इस तरह से इसे आप लोग लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब दरख्वास्त आती है। चलिए दरख्वास्त शुरू करने से पहले हम इधर डिस्कस कर लेते हैं कि हमें कोई भी टॉपिक, अगर इसके अलावा भी कोई टॉपिक आता है तो उसको करना कैसे, उसे अटैम्प्ट कैसे करना है। देखिए सबसे पहले जो भी आपका टॉपिक आपको दिया जाए A to Z, मान लीजिए, सॉरी बच्चों ये बहुत शोर आता है, एक सेकेंड होल्ड कीजिए। चलिए, तो जो भी आपको टॉपिक दिया जाता है A to Z, जो भी आपका टॉपिक है, ठीक है, मान लीजिए आपको होली दिया गया या मान लीजिए आपको गांधी जयंती दिया गया, कोई भी एक टॉपिक हम ले लेते हैं, या स्कूल का सालाना जलसा जो कि आप में शामिल नहीं है, 8 6 क्लास में दिया गया है इस बार। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना होता है, पहले उस टॉपिक को एनालाइज करना है। भाई अगर आपसे होली कहा गया तो आप ये बताइए होली का त्यौहार क्या है। तो शुरुआत आप ये से करेंगे कि भाई हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है, बहुत अजीम देश है, अजीम मुल्क है ना। यहाँ पे अलग अलग मज़हब के मानने वाले, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। और क्या है, इन सब के अपने अपने त्यौहार हैं। जब आपने स्टार्टिंग कर दी, इतना सब कुछ लिख लिया, इसके बाद जब आप लिखेंगे भाई ये क्यों मनाया जाता है, कोई भी मज़हबी त्यौहार है क्यों मनाया जाता है, तो भाई आप बताएंगे पर्टिकुलर हिंदुओं का है या पर्टिकुलर मुसलमानों का त्यौहार है। लेकिन क्योंकि हम सब साथ में मिल के रहते हैं तो त्यौहार भी हम सब साथ में मिल के बनाते हैं, है ना। इसके बाद क्यों मनाया जाता है, अब जैसे आपका होली है तो क्यों मनाया जाता है, तो आपको पता है कि भाई वो जीत की खुशी में मनाया जाता है। होलिका जल गई थी और जो भगवान थे वो बच गए थे, पूरी एक किस्सा है उसके पीछे, आप उसे लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद अब ये तो हो गई उसकी हिस्ट्री। अब हम आज के टाइम में उसे मनाते कैसे हैं, तो आपको पता है सब लोग नए नए कपड़े पहनते हैं,
घर में अच्छी-अच्छी पकवान बनते हैं, मम्मी अच्छी-अच्छी मिठाइयाँ बनाती हैं, है ना? डिलीशियस चीज़ें बनती हैं, मिठाई बनती है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, एक-दूसरे के घर जाते हैं। तो ये तो जनरल बात है, कोई भी त्योहार हो, चाहे आपका ईद बकरीद हो या आपकी होली दिवाली हो या आपका क्रिसमस हो, कोई भी त्योहार हो, ये तो जनरल चीज़ें हैं जो हम लोग करते हैं। इसके बाद आप अगर होली है तो कहिए कि एक-दूसरे को रंग लगाते हैं, अगर आपकी ईद है तो कहिए एक-दूसरे से गले मिलते हैं, है ना? दिवाली है तो कहिए एक-दूसरे को गिफ्ट दे ओह सॉरी क्रिसमस है तो कहिए एक-दूसरे को गिफ्ट देते हैं और मैरी क्रिसमस बोलते हैं। तो इस तरह से आपको ना जो आपका टॉपिक है उसको 2-4 हिस्सों में तोड़ लेना है और हर चीज़ को एक्सप्लेन कर देना है, सिंपल, है ना? तो इस तरह से करेंगे तो आप लोग बहुत आसानी से लिख पाएँगे। मान लीजिए स्कूल का आपका सालाना जलसा ही आ गया इस बार, मैंने नहीं करवाया क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मान लीजिए अगर आ गया, फिर आप क्या करेंगे? सिंपल है, आप कीजिए कि स्कूल जो है वहाँ पे बच्चे पढ़ने आते हैं, पढ़ाई के साथ साथ और कुछ एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं जिससे बच्चे क्या हो सके, आगे बढ़ सके, उनका दिमाग डेवलप्ड हो, है ना? और इसी तरह से तरह-तरह के फंक्शंस स्कूल में होते हैं, ठीक? इन्हीं फंक्शंस में एक जो सबसे अहम है वो स्कूल का सालाना जलसा है, ठीक है? सालाना जलसा अहम क्यों है? क्योंकि इसमें क्या होता है कि अलग-अलग बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, डांस करते हैं, गाने गाते हैं, नाटक करके दिखाते हैं, है ना? इसके अलावा जिन्होंने पिछले साल अपनी क्लास में सबसे ज़्यादा मार्क्स पाए होते हैं, सबसे ज़्यादा मार्क्स हासिल किए होते हैं, उनको इनाम दिया जाता है, मेडल, ट्रॉफ़ी, सर्टिफ़िकेट से उन्हें नवाज़ा जाता है ना? और फिर टीचर्स जो हैं वो हमारी और हौसला अफ़ज़ाई करते हैं, जो बच्चे पीछे हैं उनको समझाया जाता है कि भाई आप भी ऐसे अच्छे से पढ़ के सबसे अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हो, है ना? अब बच्चों का क्या रहता है, बच्चे भी बड़े खुशी-खुशी आते हैं, तैयार होके खूब अच्छे से कि भाई हमें मिलेगा, इनाम मिलेगा, नहीं मिलेगा तो हमारे दोस्त को मिलेगा, तो उसमें खुश होते हैं वो। फिर उसके बाद स्कूल की तरफ से सबको रिफ्रेशमेंट दिया जाता है ना? टीचर्स, बच्चे सब आपस में खूब मज़े करते हैं। तो अब इस तरह से आप अपनी बात को बना के लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अब आप 9th क्लास में अभी भी आप बिल्कुल डिट्टो रट के जाएँ और वही छाप के आएँ पेपर में। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आपके कुछ एप्लीकेशंस, दरख्वास्त वगैरह हैं। तो देखिए पहली जो आपकी दरख्वास्त आपके उसमें आई है वो फ़ीस माफ़ी की आई है। तो आपको पता है भाई फ़ीस माफ़ कराना है तो सबसे पहले एक याद रखिए कि पैटर्न जो होता है आपकी प्रिंसिपल को लिखने का वो सेम यही होता है। सबसे पहले आप जनाब हेडमास्टर साहब या साहिबा लिखते हैं, स्कूल का नाम लिखते हैं, स्कूल का एड्रेस लिखते हैं। ये हमेशा सेम रहेगा अगर आप प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे जनाब आली। उसके बाद अब गुजारिश ये है कि अब आप कुछ भी बता सकते हैं। पहले तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि मैं कौन सी जमात का तालिबे इल्म हूँ, ठीक है? इसके बाद अब यहाँ पे आपकी फ़ीस माफ़ कराने के कुछ भी रीज़न हो सकते हैं। ये भी हो सकते हैं कि मेरे वालिद साहब बहुत महीनों से बीमार है, तो वो फ़ीस जमा करने से कासिर हैं, वो फ़ीस नहीं जमा कर पा रहे हैं, है ना? वो अपने आप को इस अहल नहीं मान रहे हैं कि वो हमारी फ़ीस जमा कर पाएँ। तो आपसे गुज़ारिश है कि आप हमारी फ़ीस माफ़ कर दीजिए, ठीक? या आप कह सकते हैं कि भाई हमारे पापा की आमदनी बहुत कम है और हम 3-4 भाई-बहन हैं, सब पढ़ने वाले हैं, सबकी ट्यूशन्स वग़ैरह लगी हुई हैं, तो हमारे पापा के पास इतना पैसा नहीं है कि वो फ़ीस जमा कर पाएँ, तो आप फ़ीस कम कर दीजिए या फ़ीस माफ़ कर दीजिए, है ना? तो इस तरह से आप इसमें कोई भी जो आपको लगे वो आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको ये आएगा कि भाई फ़ीस माफ़ी के लिए दरख्वास्त लिखिए, ये लिख के नहीं आएगा कि आप क्यों लिख रहे हैं, ठीक है? और उसके बाद जब आपके टीचर ने आपकी बात मानी तो आप लिखिए ऐ नवाजिश होगी, उसके बाद उनका शुक्रिया अदा कीजिए, फिर आपका फर्माबरदार शागिर्द या शागिर्दा और अपनी क्लास नाम और डेट लिख दीजिए, ठीक है? इसी तरह से देखिए यहाँ पे आपके प्रिंसिपल के नाम छुट्टी की दरख्वास्त है, लेकिन छुट्टी किस लिए है? क्योंकि आपको शादी में शिरकत करना है, ठीक है? तो अब आपका क्वेश्चन यही था कि भाई आपको शादी में शिरकत करना है, उसके लिए आपको प्रिंसिपल से छुट्टी लेनी है। मैंने बोला ऊपर का पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा। यहाँ आप आगे कर लीजिए कि भाई गुजारिश ये है कि अब एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन हो सकता है लिख के आ जाए कि भाई बड़े भाई की शादी है, या हो सकता है लिख के आ जाए बड़ी बहन की शादी है ना? तो जिसकी भी शादी हो, आपको पता है कि शादी तो शादी है और घर में शादी है और शादी की ही छुट्टी लेनी है आपको। तो सिंपल से आपको ऐसे ही लिखना है कि भाई मेरी बड़े भाई की, बड़ी बहन की, फूफी की, चाचा की, जिसकी भी है शादी होना करार पाया है, ठीक है? और इतनी तारीख को होना है शादी और मुझे कहीं और जाना पड़ेगा, मैं दिल्ली में नहीं रहूँगा, मतलब मुझे यूपी जाना पड़ेगा या बनारस या कहीं भी, जो भी जगह, लखनऊ जाना है, कहीं भी जाना है, A to Z, ठीक है? इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता, स्कूल हाज़िर नहीं हो सकता हूँ। लिहाज़ा आप मुझे 3 दिन की, 4 दिन की, 7 दिन की, जितने दिन की भी आपको चाहिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि छुट्टी नवाज़िश फरमाएँ। बड़ी मतलब आपकी शुक्रिया, है ना? बहुत आपका एहसान होगा, नवाज़िश होगी, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे आपका फर्माबरदार शागिर्द या शागिर्दा अपना नाम लिख दीजिए और ख़त्म कीजिए कहानी।
ठीक है। इसी तरह से अगला आपका बीमारी की छुट्टी के लिए भी आता है। ये तो जर्नल है, ये तो आप लोग हर दूसरे दिन लिख के जाते हैं ना, जिस दिन भी स्कूल नहीं गए, बस क्या मैम बीमार हो गए थे, चाहे ना हुए हों तब भी बीमार बन जाते हैं, है ना। चलिए, तो ये तो आप लोग कर ही लेंगे। इसके बाद अब देखिए, ये आपके कुछ ख़त आते हैं, जिसमें एक है वालिद साहब के नाम ख़त, है ना, एक आपका पूछा गया है भाई के नाम, एक आया है दोस्त के नाम। तो देखिए, लिखने का पैटर्न सेम रहेगा, हो सकता है आपसे कह दिया जाए, ठीक है ना। तो मतलब ये है कि आपके 1-2 तरीक़े हो सकते हैं कि भई बेटा मैंने वीडियो पॉज़ कर दी थी, बहुत शोर आ रहा था बाहर से, है ना। चलिए, तो यहाँ पे आपके 2-3 तरीके यही हो सकते हैं कि भई वो आपसे ये भी कह सकते हैं कि आपके स्कूल के हालात कैसे चल रहे हैं बताइए, पिकनिक पे गए थे उसको बताइए, या फिर पढ़ाई आपकी कैसी चल रही है उसको बताइए, आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर आए हैं उसको बताइए। गर्ज़ कि आपको पापा को ख़त लिखना है, ठीक है। तो पापा को ख़त लिखने का पैटर्न यही सेम रहेगा कि भई पहले तो आप एड्रेस लिख देंगे, डेट डाल देंगे, फिर अपने पापा को सलाम करेंगे, है ना, उनको आदाब करेंगे, और उसके बाद अपनी जो भी है वो पूरी बात लिखेंगे, ठीक है। और एंड में क्या होगा कि आप सलाम भेजेंगे, भाई बहन को प्यार करेंगे, ठीक है, और अल्लाह हाफ़िज़ कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें दोस्त में, तो देखिए दोस्त के लिए भी कुछ भी आ सकता है, मतलब उनका बर्थडे था, उसकी आप बधाई भी दे सकते हैं, है ना। इम्तिहान में मेहनत से पढ़ाई करो, ये भी आप उसे सलाह दे सकते हैं। उसके खूब अच्छे नंबर आए हैं, उस पे आप मुबारकबाद भी दे सकते हैं। तो कोई भी टॉपिक हो सकता है, लेकिन लिखने का तरीक़ा सेम रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके 2-3 ख़त थे जो आपके इम्पॉर्टेंट है, जो आपसे पूछे गए हैं, और वीडियो तो कुछ ज़्यादा लंबी नहीं बनी है। उम्मीद करती हूँ आपको चीज़ें समझ में भी आ गई होंगी। अगर अब आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूँगी। इसके अलावा आपकी बाकी वीडियोज़ जो वन शॉट रिवीजन है, या सिलेबस की है, या सैम्पल पेपर की है, या आपकी ग्रामर की है, वो सारी अपलोड की जा चुकी हैं। इसके अलावा अब आपका 1-2 वीडियो और बची है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बची हुई है, और आपके एक इम्पॉर्टेंट शोरा अदबा की बची हुई है। वो दोनों भी मैं जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से आप सबके लिए। ओके, चलिए शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी अच्छे नंबर से पास हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।